Hello and welcome to this second session in which we'll be discussing dynamic GK questions on polity. Okay, and topic number 5 we are going to start with. This is the lecture 2 and this is fifth topic, Law Commission of India. I'm going to start with. क्या है Law Commission of India? ठीक है, भारत में हम क्या करते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि law is something dynamic. It is not something static. It has to change with time. समय के साथ जब लोगों की सोच बदलती है, तो जब सोच बदलती है, उनका काम करने का तरीका, उनको जिंदगी जीने का तरीका, उनकी वैल्यू जजमेंट्स चेंज होती है। हम वही भारतीय हैं जो किसी समय में चाइल्ड मैरिज को सही समझते थे, विमेन एजुकेशन को गलत समझते थे, सती प्रथा को भारतीय लोग सही समझते थे, मगर फिर मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के बाद चेंज आना स्टार्ट हुआ। आज शायद कोई भी भारतीय ऐसा नहीं है जो सती प्रथा को सही बोलेगा। समझ में आया? तो लॉ से सोच और सोच से लॉ बदलता है। जो सोच से लॉ, जो ये प्रोसेस है, समझ में आया? What reforms should be brought in law? ये कौन सजेस्ट करेगा? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बताएगा नए लॉज क्या बनने चाहिए, एग्जिस्टिंग लॉज में क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए। काम किसका है? लॉ कमीशन का। लॉ कमीशन बनना चाहिए, ये सोच किसकी है? ब्रिटिशर्स की। भारत में जो पहला ब्रिटिश इंडिया में जो लॉ कमीशन बना था, वो किसकी अध्यक्षता, किसकी प्रेसिडेंटशिप में बना था, चेयरमैनशिप में बना था? लॉर्ड मैकॉले। तो उसने दिया था मैकॉलेज कोड, जिसके आधार पर बना आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और बहुत अच्छे अच्छे लॉज बने। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सामने आया, इंडियन एविडेंस एक्ट आया, इस प्रकार के कई और लॉज बने। क्लियर? और आगे चलते हैं हम। बात करते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की। आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल। अभी मैं आपसे स्क्रीन अपनी शेयर करने जा रहा हूं। दिस इज माय स्क्रीन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जानकारी यहां दी गई है। ये देखिए, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ 22nd लॉ कमीशन। 22वें लॉ कमीशन को क्रिएट करने के लिए हरी झंडी दे दी है किसने? यूनियन कैबिनेट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्लियर? 22nd लॉ कमीशन। ओके। और लॉ मिनिस्ट्री, ये बता दूं, द मिनिस्ट्री फॉर लॉ एंड जस्टिस के अंडर रहता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। अब लॉ मिनिस्ट्री, ठीक है, वो नोटिफाई कर देगी नया पैनल, विच विल हैव अ टर्म ऑफ 3 years। 3 साल के लिए बनता है क्या? लॉ कमीशन। ओके। कॉम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है, कितने लोग होते हैं, क्या होता है? एक होता है फुल टाइम चेयरपर्सन, ठीक है जी, और द कमीशन विल हैव 4 फुल टाइम मेंबर्स। 4, एक होगा चेयरमैन, 4 होंगे फुल टाइम मेंबर्स इंक्लूडिंग मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है। और लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज इन द लॉ मिनिस्ट्री। लॉ मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी है वो सारे इसमें भी होंगे। दे आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द लॉ कमीशन। और 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। इट विल आल्सो हैव नॉट मोर देन 5, ठीक है, मैक्सिमम 5। और दूसरा, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या फिर कोई चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट विल हेड दी कमीशन। काम क्या है? रिसर्च इन लॉ, review of the existing laws. Okay. It shall also undertake studies and research for bringing reforms in justice delivery systems for elimination of delay in procedures, ताकि speedy disposal of cases हो, reduction in cost of litigation हो। Okay. क्या लॉ कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं। लॉ कमीशन जो है वो एक
एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सरकार के ऑर्डर से बनने वाली। ओके, और कब पहली बार बनी? 1955 में। कौन थे इसके चेयरमैन? द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज हेडेड बाय दी देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकारी वकील। स्टेट गवर्नमेंट का सरकारी वकील कौन सा होता है? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। तो ये सेंट्रल लेवल का सरकारी वकील और ये स्टेट लेवल का सरकारी वकील। ओके, तब का ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन था? एम सी सीटलवार्ट। सीटलवार्ट। मोतीलाल सीटलवार्ट। VAW कुछ लिख लो, ठीक है जी। और जो लास्ट लॉ कमीशन था, ठीक है, उसके हेड कौन थे? जस्टिस BS चौहान, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। और उन्होंने दे हैड सबमिटेड रिपोर्ट्स एंड वर्किंग पेपर्स ऑन की इश्यूज, जैसे कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड असेंबलीज एंड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। कितनी बड़ी बात है, मैं दोनों बार भी समझाऊंगा आपको। प्रायर टू इंडिपेंडेंस फर्स्ट लॉ कमीशन बना था 1834 में, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था और चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। अब मैं बताता हूँ ये दो मुद्दे जो चल रहे हैं। पहला, साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू लोकसभा एंड असेंबलीज एंड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। समझो हमारे यहाँ क्या है, सेंटर में है लोकसभा और राज्यसभा। इसमें लोकसभा में जो लीड करेगा वो बनेगा प्रधानमंत्री, और स्टेट में क्या है? विधानसभा, विधान परिषद, और जो विधानसभा में जो लीड करेगा वो बन जाएगा CM। ये स्टेट का राजा CM, सेंटर का राजा PM। ओके, और कई बार क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में एक बहुत बड़ी कंफ्लिक्ट पैदा हो जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ऐसी राजनीति गरमाई कि एक तरफ आ गया कौन? ठीक है, एक तरफ आ गई शिवसेना, एक तरफ आ गई शिवसेना और दूसरी तरफ आ गई कौन? ठीक है, बीजेपी। क्लियर? अब बीजेपी का प्रभुत्व जहां जहां है वहां से सपोर्ट का एंगल कुछ और है, और ऑपोजिट एंगल वहां है जहां शिवसेना या कांग्रेस या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व है। क्लियर? इसी तरह से राजस्थान में आप देखिए, ठीक है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, सेंटर में बीजेपी की सरकार, तो दोनों के बीच में लड़ाई, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट। जैसा महाराष्ट्र में कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, बीजेपी वर्सेस शिवसेना, बीजेपी वर्सेस अदर्स बोलो तो तीन पार्टीज हैं ये, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी। एनसीपी का हेड कौन, कोई बताएगा मुझे? हु इज एनसीपी सुप्रीमो? इस पार्टी का हेड कौन है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का? देखते हैं कौन पहले बताएगा। अभी भी नहीं पता चला? कम ऑन, अब तो बता दो। कितना बड़ा हिंट दे दिया। शरद पवार। शरद पवार। ओके, आपको साथ में थोड़ा सा न्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करता रहा करूंगा, ठीक है। तो सेंटर और स्टेट, जहां पर सेंटर में किसी और पार्टी का राज हो, स्टेट में किसी और पार्टी का राज हो, तो इनके बीच में एक टग ऑफ वार शुरू हो जाता है, कौन ज्यादा पावरफुल, और दोनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, क्रिटिसाइज करते रहेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल देखा जा सकता है दिल्ली में। दिल्ली में ही बैठी है सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली की ही सरकार, उसके ऑपोजिट आप पार्टी अरविंद केजरीवाल के हाथों में चला गया दिल्ली। क्लियर? तो बीजेपी और आप सरकार, दिल्ली सरकार के बीच में बहुत लड़ाई चल रही है। तो ऐसा ना हो, तो क्या सलाह दी लॉ कमीशन ने कि पूरी कंट्री में जब भी इलेक्शंस हो, सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस साथ साथ में होना चाहिए। इससे होगा क्या? चुनाव का खर्चा, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, वो बहुत कम हो जाएगा। और इससे होगा क्या?
पूरे देश का जो एक माहौल होता है उस समय का, उसके हिसाब से फैसला होगा। कहते हैं एक वेव होती है, ठीक है, आजकल कांग्रेस की वेव है या फिर आजकल बीजेपी की वेव है, तो वेव के हिसाब से फैसला होने दो। क्लियर? और सेंटर स्टेट टसल्स कम हो जाएंगी, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये होगा जो सेंटर में सरकार होगी वही हर जगह स्टेट में सरकार होगी। चले आगे। दूसरा जो सुझाव दिया लॉ कमीशन ने 21st ने, वो था यूसीसी। व्हाट इज यूसीसी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यानी यूनिफॉर्म, देखिए यूनिफॉर्म का मतलब है सब जगह एक समान। सिविल यानी कि प्रॉपर्टी को लेकर या शादियों को लेकर, ठीक है, ये सिविल मैटर्स होते हैं सारे। कोड यानी कि लॉ, ठीक है जी, कि एक जैसे सिविल लॉज एक जैसे होने चाहिए। एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो किसी कास्ट का है, ठीक है जी, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो। आज धर्म की अगर हम बात करें तो इस्लाम के लिए जो सिविल लॉज हैं वो काफी डिफरेंट है, जबकि हिंदुओं के लिए डिफरेंट है। तो ये एक बहुत बड़ी कन्फ्लिक्ट चली आ रही है। ट्रिपल तलाक एक ऐसा पॉइंट था जिस पर इस्लामिक लॉ को नॉन इस्लामिक लोग क्रिटिसाइज करते थे कि एक मेल कभी भी 3 बार बोल देगा तलाक 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 और तलाक हो जाएगा और वाइफ को घर से निकाल सकता है। समझ में आया? तो इसके खिलाफ सरकार ने स्टेप लिया और फोर्सफुली मेजॉरिटी इस्लामिक पॉपुलेशन की विशेष के खिलाफ जाकर इस प्रैक्टिस पर बैन लगाया, ये कहकर कि वो मेजॉरिटी देश जिनका स्टेट रिलीजन इस्लाम है, जब उन्होंने तक बैन लगा दिया इस बार्बरस प्रैक्टिस के ऊपर, तो why shouldn't India which is a secular country should ban this barbarous practice? क्लियर? और आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी भारत में नहीं आ पाया है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, हम इसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं पर आज तक कर नहीं पाए हैं। ठीक है, केवल एक स्टेट है गोवा, जहां पर हम ICC कहते हैं कॉमन सिविल कोड है, वही यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह। क्यों? क्योंकि गोवा पहले भारत का पार्ट नहीं था, हमने इसको लिया, किससे लिया? पोर्तुगीज से लिया। इट वाज अ पोर्तुगीज कॉलोनी। तो आजादी के कई सालों के बाद हमें गोवा मिला था और वहां पर तब कॉमन सिविल कोड था, तो हमने कहा क्यों चेंज करें, अच्छी चीज अगर पहले से है जो कि बाकी इंडिया में नहीं है, तो कॉमन सिविल कोड हिस्टोरिकली तब से चला आ रहा है गोवा में। और आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये टॉपिक 5th यहाँ खत्म होता है, मैं 6th टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूँ, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। आपको मैं बताना चाहूंगा 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बड़े बदलाव आए हैं, काफी बड़े। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम बोलते थे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स फोरम, नीचे फोरम वर्ड यूज होता था, अब हर जगह क्या बन गया है? कमीशन। ठीक है, और फाइनेंशियली भी 1 करोड़ तक के फैसले देने का अधिकार मिल गया है। ठीक है, तो एक बॉडी बनी है, गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाने की बात की है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, क्या काम होगा इसका? ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? CCPA। ठीक है, ये सेक्शन 10 ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट के तहत बन रही है, जिसका एम है कंज्यूमर के राइट्स, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। कैसे? बाय क्रैकिंग डाउन ऑन द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो लोग अपना माल बेचने के लिए, ठीक है, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, ठीक है, इस प्रकार की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोका जाए, क्योंकि दिस इज डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट एंड आल्सो कंज्यूमर्स। कहाँ हेडक्वार्टर रहेगा इसका? इसका हेडक्वार्टर रहेगा NCR दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। ठीक है जी। और
सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अलावा इसी सीसीपीए के रीजनल ऑफिस भी बना सकती है भारत में कहीं। ओके, क्या करेगी सीसीपीए? पहला, इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है, सुओ मोटो करेगी, ठीक है, अगर कहीं पर कंज्यूमर राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है, या फिर कंप्लेंट रिसीव करने पे भी कर सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पर भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और अगर कोई चीज गलत है जो लोगों को दी जा रही है तो वापस लेने के ऑर्डर किए जाएंगे कि इस चीज को वापस लो, ठीक है, और पैसे वापस करने के ऑर्डर भी होंगे। ओके, discontinuation of practices which are unfair and prejudicial to consumers interest, 10 लाख तक की पेनल्टी भी लगा सकते हैं। और ये पेनल्टी अगर नहीं बंदा सुधरता है तो सब्सिक्वेंट ऑफेंस पर 50 लाख भी हो सकती है, 1 साल 2 साल तक की सजा दे सकते हैं। और सब्सिक्वेंट पर देखिए 2 साल सजा काटने के बाद भी इंसान सुधरने और सेम काम गलती फिर से कर रहा है तो 5 साल की सजा भी सुना सकते हैं। और जो एंडोर्स कर रहे हैं फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को, जैसे जिसको हम ब्रांड एम्बेसडर कह देते हैं, ठीक है, फिल्मी सितारों को अक्सर एंडोर्स करने के लिए बुला लेते हैं, ठीक है, उन पर भी शिकंजा कसा है, क्लियर, और उनको तक 1 साल तक की कैद में डालने का प्रोविजन है। ओके, और सेकंड टाइम सब्सिक्वेंटली वो ऐसा करते हैं तो फिर 3 साल डाल सकते हैं, यानी एक बार सजा काट के आगे फिर से वही काम कर रहे हैं तो फिर इसके लिए जो कंप्लेंट्स फाइल की जाएंगी वो किस लेवल पर, 3 लेवल होते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। और सबके नाम के पीछे अब क्या लग रहा है, कमीशन। पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट फोरम होती थी और स्टेट कमीशन होता था। कमीशन तो स्टेट और नेशनल में पहले भी कमीशन ही बोलते थे, मगर डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम थी, अब उसका नाम बदल के हो गया डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। कौन होगा सीसीपीए में, ठीक है, चीफ कमिश्नर इसका हेड होगा और 2 और कमिश्नर्स होंगे एज मेंबर्स, ठीक है जी, वन ऑफ whom will deal with matters related to goods while the other will look into cases relating to services। समझिए, एक चीफ कमिश्नर होगा और 2 कमिश्नर्स होंगे, एक देखेगा गुड्स को, एक देखेगा सर्विसेज को। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। भारत में टैक्सेशन में भी पहले क्या होता था, या तो दो ही चीजें हैं जो पूरी दुनिया बेचती है, या तो कोई अपनी गुड्स को देगा या कोई अपनी सर्विसेज को सेल करके पैसा लेगा। गुड्स के ऊपर पहले लगा करता था सेल्स टैक्स और सर्विसेज पर कोई टैक्स था ही नहीं। मगर फिर 2003 या 4 में सर्विसेज पर लगना लग गया सर्विस टैक्स और सेल्स टैक्स चलता रहा। तो लोग क्या करते थे, ठीक है, जो सामान बेच रहे होते थे उसमें से अपनी मर्जी दिखा देना, इतना पैसा हम गुड्स के लिए ले रहे हैं, इतना पैसा हम सर्विसेज के लिए ले रहे हैं, जिससे कि मिसयूज हो रहा था प्रोविजन का। तो सेल्स टैक्स की जगह पर पहले तो एक चीज आई वैट, और बाद में वैट को भी हटा दिया गया और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बना दिया गया जीएसटी। ये ऐसे बना था जीएसटी। गुड्स पर पहले होता था सेल्स टैक्स, फिर बना वैट, और सर्विसेज पर स्टार्टिंग से था सर्विस टैक्स। अब दोनों को मिला के एक ही टैक्स बना दिया जीएसटी। और जीएसटी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज, सीजीएसटी, एसजीएसटी। क्लियर? और आगे चलते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं करवाने जा रहा हूं आपको, ठीक है, ये देखिए, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, CCPA will have an investigation wing that will be headed by a director general। तो CCPA इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो होंगे, जिसको हम डीएम भी कहते हैं,
They will also have the powers to investigate the complaints of violations of consumer rights, unfettered practices and false and misleading advertisements. उनके पास भी powers हैं. Clear? अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जोनल काउंसिल्स. क्या है जोनल काउंसिल्स? भारत में ये जोनल काउंसिल्स हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल. और ये इसकी स्टेट्स हैं. नॉर्थ में कौन कौन से आ जाते हैं? हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़. इनको मिला के बनती है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल. ओके, जोनल काउंसिल है क्या? ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनी है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो बिल्कुल भी नहीं है. ये सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, डेलिब्रेटिव है, एडवाइजरी है. ठीक है, किस लिए है? टू प्रोमोट इंटर स्टेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. कि स्टेट वर्सेस स्टेट कभी ना हो, दो स्टेट्स आपस में लड़े ना, मिलकर चले, कोऑर्डिनेशन करें. क्लियर? और नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या है? नॉर्थ ईस्ट के लिए जोनल काउंसिल नहीं है, उनके एक अलग से काउंसिल है. ठीक है, जिसका कि नाम है क्या? ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल. ये बाद में करेंगे, पहले हम इस टॉपिक खत्म करते हैं. ये जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिसको हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, they are not included in zonal councils because they have special problems and they are looked after by नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत बना है. अब कौन होता है जोनल काउंसिल में? मैंने बताया 5 जोनल काउंसिल चल रही है. सबका हेड होगा यूनियन होम मिनिस्टर. ठीक है, वो चेयरमैन है, चाहे वो ये वाली है, नॉर्थ वाली, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. ओके, नेक्स्ट. फिर वाइस चेयरमैन एक एक साल के लिए बनता है, 1 ईयर एट अ टाइम. कौन बनेगा? सीएम ऑफ द स्टेट. अब जैसे अभी मैंने बताया कि जो नॉर्थ वाली जोनल काउंसिल है उसके अंदर हरियाणा और हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर. अब जम्मू एंड कश्मीर का तो सीएम है ही नहीं ना, उसको छोड़ दो. और पंजाब और राजस्थान और दिल्ली. समझ में आया? एंड यूटी ऑफ चंडीगढ़. चंडीगढ़ का कोई सीएम नहीं है. तो 1 2 3 4 5 6 लोग. अब 6 या 5 जाएगा, जम्मू में निकाल दो. ठीक है, तो 5 लोग हो गए और एक एक साल के लिए बारी बारी बनेंगे क्या? वाइस चेयरमैन. क्लियर? और आगे चलते हैं. ठीक है, the CMs of the states included in each zone, they are vice chairman of the zonal councils. Okay, और by rotation चेंज होते रहेंगे. हर को कितना टाइम मिलेगा? 1 साल मिलेगा. और मेंबर्स पर आते हैं. जितने भी सीएम आ गए वो सारे मेंबर्स हैं और हर सीएम के साथ आएंगे उसकी मिनिस्ट्री के 2 आदमी, 2 अदर मिनिस्टर्स. और उनको कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर. ठीक है, और 2 members from UTs. UT से भी 2 आदमी आएंगे. फिर आते हैं एडवाइजर्स. पहले बॉडी होती थी प्लानिंग कमीशन, अब उसकी जगह पर रिप्लेस हो गई है वो बॉडी और नई बॉडी आ गई, नीति आयोग. नीति की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज नीति? NITI, नीति आयोग. ठीक है जी. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. क्लियर? और आगे चलते हैं हम. तो 1 person nominated by प्लानिंग कमीशन. ठीक है, फॉर ईच ऑफ जोन. और चीफ सेक्रेटरी. चीफ सेक्रेटरी कौन होते हैं? एक स्टेट के अंदर जितने भी IAS ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी सेक्रेटरी होते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी होता है. ठीक है, जो सबसे मेन उस डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर के बराबर ब्यूरोक्रेटिक काम करने वाला. ठीक है जी. एंड अनदर ऑफिसर, मैं क्या बोला? 1 person nominated by प्लानिंग कमीशन की जगह पे आएगा नीति आयोग. 1 person. एक तो आएगा नीति आयोग के द्वारा. ठीक है जी. ओके. और चीफ सेक्रेटरी, जो भी स्टेट्स है सबका चीफ सेक्रेटरी, यानी ये तो समझा देता हूँ मैं, ये समझिए.
जैसे कोई भी स्टेट ले लो, पंजाब, पंजाब के अंदर कई डिपार्टमेंट है, ठीक है, जैसे होम डिपार्टमेंट, सारी पुलिस होम के अंडर आ जाती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, देन फाइनेंस डिपार्टमेंट, ओके, तो ऐसे ही सब मंत्रालय है, ओके। तो हर मंत्रालय में, जैसे एजुकेशन में 2 आदमी होंगे, एक होगा उस स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, और एक होगा एजुकेशन का सेक्रेटरी, ऐसे ही होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, क्लियर। तो जितने सेक्रेटरी हैं, होम मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी, इन सब के ऊपर एक है चीफ सेक्रेटरी, जो डायरेक्टली सीएम से जुड़ा होता है, क्लियर। पीएम सभी मंत्रियों से जुड़ा है, सीएम सभी सेक्रेटरियों से जुड़ा हुआ है। पीएम सभी मंत्रियों का, मिनिस्टर का हेड है, और चीफ सेक्रेटरी सभी सेक्रेटरीज का हेड है। हर मिनिस्ट्री यानी कि हर डिपार्टमेंट का ब्यूरोक्रेटिक हेड सेक्रेटरी होता है, ठीक है, और पॉलिटिकल हेड कोई मिनिस्टर होता है, क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट। ये देखिए, ये देखिए, nominated by each of the states including the zone. आगे, यूनियन मिनिस्टर्स आर आल्सो इनवाइटेड, ठीक है, जब जरूरत पड़ती है, जब नेसेसिटी होती है, तो सेंटर के मिनिस्टर को भी ऐड किया जा सकता है। अब जोनल काउंसिल का फायदा क्या है? पहला, देश एक बनता है, नेशनल इंटीग्रेशन, स्टेट की कॉन्शियसनेस, रीजनलिज्म, लिंग्विज्म कि हम अलग हैं, ये टेंडेंसीज खत्म किया था, अरेस्टिंग विद दीस टेंडेंसीज। देन सेंटर और स्टेट की कोऑपरेशन को बढ़ाना, exchanging the ideas and experiences, then establishing a climate of cooperation ताकि आपस में मिलके चले, among the states for successful and speedy execution of development projects, clear। ये था टॉपिक आपका, कौन सा टॉपिक किया हमने? जोनल काउंसिल्स। मगर जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, वो इसमें कवर्ड नहीं है, तो वो किस में कवर्ड होंगी? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये कब बनी थी? एक एक्ट के द्वारा बनी थी। जो चीज एक्ट के द्वारा बनती है उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहते हैं, क्लियर। इस्टेब्लिश्ड अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971, ओके। किस लिए होती है? ये वो एपेक्स लेवल बॉडी है जो सिक्योर करती है क्या? ठीक है, बैलेंस्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन विद द, ये बैलेंस बना के चलती है, ठीक है, सभी स्टेट्स के बीच में, उनको जोड़ के रखती है। नेक्स्ट, 2002 की अमेंडमेंट से पहले जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल थी, ठीक है, इसने कहा फंक्शन एज अ रीजनल प्लानिंग बॉडी फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एंड व्हाइल फॉर्मेटिंग अ रीजनल प्लान, ठीक है, कि प्लानिंग हम करेंगे, ठीक है, और हम प्रायोरिटी देंगे उन स्कीम्स को, प्रोजेक्ट्स को जो बेनिफिट कर रही है एक से ज्यादा स्टेट्स को, ओके। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ सिक्किम, पर सिक्किम काफी डिफरेंट है, कैसे? द काउंसिल शैल फॉर्मुलेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स फॉर दैट स्टेट, ओके। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है? मिनिस्ट्री सेंटर में, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री एज ex officio for the Union Cabinet in June 2018 approved the proposal of Ministry of Development of Northeastern Region for the nomination of the Union Home Minister as ex officio chairman of Northeastern Council। मैंने बताया सभी जोनल काउंसिल्स का हेड यूनियन होम मिनिस्टर होता है, ओके, राजनाथ सिंह। कैबिनेट ने यह भी अप्रूव किया कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जो इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है, वो बताता हूँ इसका मतलब, मिनिस्ट्री ऑफ ये वाली चीज जो अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वुड सर्व एज द चेयरमैन ऑफ द मिनिस्टर, ओके। The cabinet also approved the minister of state, जो भी इस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा,
ठीक है, वो ऑटोमेटिकली काउंसिल का मेंबर बन जाएगा, काउंसिल का वाइस चेयरमैन बन जाएगा। और NEC एंड ऑल द गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विल बी मेंबर्स। सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के CM, उनके गवर्नर इसके मेंबर बन जाएंगे। एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप, या मैं ब्रेक दे दूं आपको? माइक ऑन कर लो एक बार, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, ठीक है, ज्यादातर बच्चों का, तो ये वाली चीज करते हुए समझ में आ रहा है? वंशिका, अर्श, यस सर। समझ में आ रहा है वंशिका? चलो, ये बेसिकली ये जो हम कर रहे हैं, ये बेसिकली जो है आपके करंट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, न्यूज़पेपर से जो हम निकाल के चीजें बच्चों को देखते हैं। ठीक है जी, सो डू इट वेरी वेल। और इसके बाद एक दो टॉपिक्स और करवाऊंगा, फिर मैं आपको ऑफ दूंगा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 10 o'clock तक क्लास चलेगी। अब ये सेशन खत्म होने वाला है, तो इसलिए फिर से 10 मिनट की ब्रेक है, फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी मेरे पास टाइम हुआ 9:30, 9:40 पर स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट सेशन एट 9:40 AM। I end this session here.